नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल मुंबई में एक नतीजा आया और केवल मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र से एक नतीजा आ गया है। और वो नतीजा है ऐसा जिस नतीजे के बाद पानी नहीं मांग पा रहा है। इतना जोर का तमाचा लगा है ना, इतना जोर का। अब तक जो हफ्ता वसूली का खेल चल रहा था इनका, अब तक लगातार चलाए जा रहे थे ये हफ्ता वसूली का खेल। अब ये हफ्ता वसूली का खेल इनका न सिर्फ बंद हो गया कल से, बल्कि आज से ये हफ्ता देने का भी खेल शुरू करने वाले हैं। अब तक ये ले रहे थे, अब ये देंगे। अब देंगे कैसे, वो आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन दिशा और सुशांत की आत्मा ने 5 वर्ष लगे मित्रों, 5 वर्ष। दिशा और सुशांत की आत्मा ने पूरा न्याय ले लिया। 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, जिसमें से 26 में भारतीय जनता पार्टी के मेयर अपॉइंट होंगे। मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का राज्य आ गया, कि सत्ता आ गई। और इस सब में जो सबसे केंद्र में था, मतलब ये दोनों पिता पुत्र ये सोचते थे कि कोई बात नहीं है, पूरा महाराष्ट्र हमसे चले जाए, हमारे हाथ से चले जाए, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुंबई हमारे हाथ से न जाए। मुंबई में 74,000 करोड़ रुपए का खेल है। मुंबई अगर हमारे हाथ से निकल गया तो हमारा दाना पानी कैसे चलेगा, हमारे कार्यकर्ता कैसे हमारे साथ रहेंगे, हमारी पार्टी खंड खंड हो जाएगी। और अभी से ही रुझान आने लगे हैं। हमें जो अंदरूनी खबर मिल रही है मित्रों, कल रात को एक दलाल मीडिया है, और वो एक बड़े दलाल मीडिया नहीं कहना चाहिए, एक बड़े टेलीविजन नेटवर्क में एक दलाल पत्रकार को मुंबई में अपॉइंट किया गया है। और वो लगातार आखिरी वक्त तक रात 9 बजे कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकती है मुंबई में। वो 1-2 सीट बाकी रह गया है, पीछे पीछे चल रहे हैं। 89 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई एमबी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में, बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव 89 और 29 शिवसेना शिंदे। लेकिन वो पत्रकार महोदय आखिर आखिर तक लगे हुए थे। वो असल में इनके टुकड़ों पर पलते हैं। ये ठाकरे के टुकड़ों पर बहुत सारे पत्रकार पलते हैं। उनको लगता है कि ये ठाकरे जब तक रहेंगे तो हमारी भी खिदमत होती रहेगी। और इनके टुकड़ों पर पलने वाले सारे पत्रकार की दुकान कल बंद हो गई, क्योंकि ये जो दुकान से माल आता था उसी माल का डिस्ट्रीब्यूशन होता था इनका दलाल पत्रकारों के बीच में। और पिछले 5 वर्ष से उन दलाल पत्रकारों ने अन्याय अत्याचार की गाथा लिख दी। इस बाप बेटे को बचाने के लिए अन्याय और अत्याचार की एक नई गाथा लिखी, किताब लिखा हुआ है दलालों ने, और किताब का विमोचन करवाते हैं इन दोनों बाप बेटा से। इसके ऊपर किताब लिखने लायक एक ही चीज है कि ये दोनों बाप बेटा करप्शन में, चरित्रहीनता में कितना आगे जा सकता है, इसकी किताब लिखी जाए। जो दुर्योधन दुशासन के बाद ये दुर्योधन दुशासन का नया पात्र आ गया है कलयुग में, क्या इस पर जरूर किताब लिखी जा सकती है कि नए युग का दुर्योधन और दुशासन कौन है। तो पता चल जाएगा कि नए युग का दुर्योधन दुशासन यही पिता पुत्र है। कई बार मुझे मित्रों लग रहा था, और कल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं उस वक्त एक टेलीविजन चैनल में था और एक लाइव फीड आ रहा था ददुआ पहलवान का, डकैत का। उसको 200 पुलिस वाले घेर करके और उनका एनकाउंटर कर रहे थे। और ददुआ लगातार
चकमा दे रहा था पुलिस वालों को। आखिर में पुलिस वालों ने घेर के मार दिया। तो जब तक नहीं मार रहा था, जब तक ददवा पुलिस को छकाते जा रहा था, चकमा देते जा रहा था, तब तक पूरा न्यूज रूम कह रहा था मारो साले, मारो 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 मारो। द मोमेंट ददवा डाइड, द होल सेंटिमेंट ऑफ न्यूज रूम कंप्लीटली चेंज्ड। और सब ये कहने लगे अरे क्या यार, 200 लोग मिलकर के एक असहाय ददवा को मार दिया। मतलब जो न्यूज रूम कल कह रहा था, कुछ देर पहले तक कह रहा था कि मारो 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 इसको, जाने ना पाए, ये खूंखार ददवा है। जैसे ही ददवा को गोली लगी और ददवा की मौत हुई, पूरा न्यूज रूम बदल गया और सिंपैथी ददवा की तरफ चली गई। वैसी ही कल स्थिति हो रही थी मित्रों, जब इसका पूरा साम्राज्य इस पिता पुत्र का ढह रहा था, इसके कुकर्म का साम्राज्य जब ढह रहा था, तो मुझ जैसे लोगों में भी इसके प्रति सहानुभूति आ गई थी, जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे इसी इसी पल का। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग, लाखों लोग इंतजार कर रहा था इसी पल का, कल के दिन का। लेकिन उसको भी जब ये निरीह लगने लगा तो सिंपैथी आने लगी। ये है हमारा भारत का मन और मिजाज। लेकिन इनके खिलाफ कोई सिंपैथी आने ना पाए। आज मैं आपको 2 वीडियो दिखा रहा हूं। एक वीडियो है इस रिजल्ट को आते हुए, और वो अट्टहास है, और वो खुशी के अट्टहास है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप सबको भी आपत्ति नहीं होगी। वो वीडियो मैं दिखाता हूं अभी आपको। वो वीडियो है नीतेश राणे जी का। नीतेश राणे जी ने कल अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें वो हंस रहे हैं। हंस ऐसे रहे हैं मानो वो रो रहे हैं। हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, रोने के अंदाज में हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि यही वो पल था मित्रों जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। और मैं बार बार, क्योंकि नेटवर्क पहला नेटवर्क था जो लगातार ये कह रहा था कि ये आखिरी दुर्ग बचा है मुंबई का, और ये नकली शिवाजी का नाम लेना भी, इनके मुंह से, इनके जुबान से शिवाजी का नाम लेना अपराध है मित्रों। जिस तरह से ये पिता पुत्र शिवाजी महाराज का नाम ले रहे थे, ऐसा पतित, ऐसे कुकर्म के मालिक वो शिवाजी महाराज का नाम लेंगे? तो ये अब ये देखिए, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे दर्शकों ने देखा होगा। इस वीडियो में हंस रहे हैं, हंस रहे हैं नीतेश राणे, खूब ठहाके लगा करके हंस रहे हैं नीतेश राणे। और हंसते हुए वो बहुत सारी बात कह गए। वो कह गए कि आज दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है। पूरा ठहाका चलता रहा। आप देखिए, वीडियो को मैं प्ले करता हूं तो थोड़ा आप देखेंगे। जिन्होंने देख लिया है वो तो देख ही लिया है, जिन दर्शकों ने नहीं देखा वो देखिए। देख रहे हैं, ये था मुंबई महानगर पालिका का चुनाव। विधानसभा के चुनाव में जो हार हुई थी उस वक्त भी नीतेश राणे नहीं हंसे थे ठहाका लगा करके। लेकिन मुंबई की जो हार हुई है ना मित्रों, उसने नीतेश राणे को मजबूर कर दिया ठहाका लगा करके हंसने के लिए, और इसलिए नीतेश राणे ठहाका लगा करके हंस रहे। अभी मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं कि इस मुंबई के हार का मतलब क्या है इस दोनों पिता पुत्र के लिए, सब बताता हूं। पहले लेकिन दूसरा वीडियो और दिखाता हूं। याद कीजिए वो दिन जब कंगना रनौत ने कुछ कहा था, और कंगना रनौत को इसकी पार्टी के एक नचनिया नेता हैं, दुर्भाग्यवश वो राज्यसभा के सांसद है, मैं उनको नचनिया नेता कहता हूं। एक नचनिया नेता हैं संजय राउत साहब, क्या क्या भद्दी गालियां दी थी संजय राउत ने।
और कहा था कि तुम्हारा मुंबई में आना प्रवेश निषेध है, धमकी दी थी। और आज न सिर्फ धमकी दी, कंगना रनौत के घर को बुलडोज कर दिया। कंगना रनौत वहां पहुंची, शेरनी की तरह धार भी की कि मैं आऊंगी, और वो गई मुंबई। लेकिन तब इसके पास इसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वो पंजा था जो बाबा योगी यूज करते हैं। उसी बुलडोजर से कंगना रनौत के घर को बुलडोज किया। प्रकृति ऊपर से देख रही थी। कंगना रनौत ने तब क्या कहा था, इसे जरा सुनिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, दिशा सुशांत की आत्मा ऊपर से स्वयं खड़ी होकर के इन दोनों पिता पुत्र के खिलाफ सबसे बड़ा जस्टिस कर दिया। कंगना रनौत का मैं वीडियो आपको सुनाता हूं। कंगना रनौत क्या कह रही है, क्या किया था कंगना रनौत के बारे में, क्या कहा था इन दोनों पिता पुत्र ने और इनकी पार्टी के नचनिया नेता ने। आज उसको भी सुनिए, मैं उसको भी सुनाता हूं। कंगना रनौत ने कहा था मित्रों कि वक्त की मार बहुत बड़ी होती है। अभी तुम्हारा समय चल रहा है, तुम जो मर्जी चला लो, कभी मेरा भी वक्त आएगा और वक्त बदला लेगा। और वक्त ने बदला ले लिया। सुनिए जरा सा। बदला लिया है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। ये वक्त का पहिया है, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। घर भी टूट गया, घमंड भी टूट गया। ये दोनों भाई, मैंने पहले ही कहा था ना कि 0 = 0, 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0। तो 0 में 0 मिलाएंगे तो कुछ होगा नहीं। ये दोनों भाई साथ आए थे, मैंने पहले ही रिजल्ट आउट कर दिया था, और रिजल्ट आउट हो गया था इस दोनों भाई के आने के बाद। और हुआ मित्रों ऐसा इंटरेस्टिंग बात आज मैं बताता हूं। ये जो राज ठाकरे इनके साथ आए, एक बिल्कुल लंपट किस्म का इंसान है, बिल्कुल लंपट। जैसा इसका भाई है वैसा ही वो है। ये पहले कभी राहुल गांधी की प्रशंसा करेगा, फिर मोदी की तारीफ करेगा, फिर ये गुलदस्ता लेकर के पहुंच जाएगा देवा भाऊ के पास, फिर अपने भाई के पास। बस अजीब तरह का कैरेक्टर है ये, कहीं भी ये खड़ा नहीं रह पा रहा है। मतलब इनका जो चरित्र है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो आखिर में इसने क्या किया कि भाई मराठी मानुस का नारा दिया, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती, सबके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, सबके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। अब जो उद्धव ठाकरे का भी जो वोटर था, जो उनको समर्थन करता था थोड़ा बहुत, उसको भी इसने उससे समर्थन से दूर कर दिया। वो भी इससे नाराज हो गए। एक तो उद्धव ठाकरे से तो नाराज थे ही, क्योंकि बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया। वो भारतीय जनता पार्टी को धोखा नहीं दिया, उन्होंने अपने पिता के पीठ में खंजर भोंका। पिता की आइडियोलॉजी क्या थी? हिंदू हृदय सम्राट थे पिता, उसके उनके पीठ में खंजर भोंक करके जस्ट अपोजिट पार्टी के साथ, अपोजिट विचारधारा के साथ अलायंस कर लिया। तो केवल भारतीय जनता पार्टी को इसने खंजर नहीं भोंका मित्रों, इसने अपने पिता को खंजर भोंका था। फिर भी जो इनके जो वोटर थे वो लुंगी वाले, नॉन लुंगी वाले, नॉर्थ इंडियन, गुजराती, मद्रासी, सब इनको वोट कर सकते थे। लेकिन जैसे ही ये भाई आया दुशासन, जैसे ही ये दुशासन साथ में आया कि वो भी जाता रहा, वो वोट भी जाता रहा इनका, वो भी खत्म हो गया। दुशासन से भी घटिया कैरेक्टर है। निरीह गरीब लोग जो रेडी पटरी लगाते हैं मुंबई में, उनको बुला करके, उनको बीच में अपमानित करके, थप्पड़ मार करके, उनके पटरी को, रेडी पटरी को तहस नहस करके अपना ये पौरुष दिखाता है। ये 2 कौड़ी का आदमी ये अपना पौरुष दिखाता है, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है। और मुंबई की जनता को सैल्यूट करना चाहिए।
आज महाराष्ट्र के मराठी मानुस को सैल्यूट करने का वक्त है कि मराठी मानुस ने इन दोनों भाइयों को औकात दिखा दी। और वो जो दलाल पत्रकार रात 9 बजे तक लगे हुए थे कि सरकार बन जाएगी, सरकार बन जाएगी, महाविकास अघाड़ी आ गया, 24 सीट मिल गया है कांग्रेस पार्टी को, तो सरकार बन जाएगी, उन दलाल पत्रकारों को भी चुप कर दिया। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई है शिवसेना शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को, और उसका मेयर बनने जा रहा है, सरकार पर कब्जा है। 74,000 करोड़ के बजट में मैं कैसे कह रहा हूं कि हफ्ता देगा? अभी 1100 स्कूल हैं। 1888 में इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक प्रकार से जन्म हुआ, और सर फिरोज शाह मेहता के जमाने से 1872 से ये चलता रहा। 1888 में एक्ट बना और उसके बाद ये मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ, और तब से अनवरत ये चलता रहा है, जिसके वार्ड में अगर आप देखेंगे तो 227 वार्ड में पूरे मुंबई को डिवाइड किया हुआ है। मतलब 227 काउंसिलर चुन करके आएंगे, और उनको हेड करता है जो जनरली हर कमिश्नर में, हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में होता है, एक म्युनिसिपल कमिश्नर होता है। तो मुंबई जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, उनके अधीन में ये 227 वार्ड रहेंगे, और फिर अलग अलग जोन में डिवाइड करके असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, डिप्टी कमिश्नर होंगे, इस तरह से अलग अलग जोन में कमिश्नर के हिसाब से ये पूरा प्रशासन चलता है। अब ये जो 227 काउंसिलर की सीट है, इसमें इनके 60-70 आ गए हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी चलेगी नहीं। अब आप देखिए कि ये मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या काम करती है। सड़क बनाती है, बिजली की व्यवस्था करती है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करती है, स्कूल चलाती है, अस्पताल चलाती है, ब्रिज बनाती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रेनेज का व्यवस्था करती है। लॉ एंड ऑर्डर मोटे तौर पे इनके पास उस तरह से नहीं है, लेकिन बाकी लैंड पूरा जो है ये मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही मैनेज करता है। जमीन जिसको कहते हैं, जमीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है, और जिसके पास जमीन है वही ताकतवर है। तो जमीन का प्रबंधन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। इस पर यह शख्स पिछले 27-28 साल से कुंडली मार करके बैठा हुआ था, और अगर आप सीधे कहें तो लगभग 40 साल की सत्ता, जहां बाला साहब ठाकरे के जमाने से शुरू हुई थी, 40 साल की सत्ता से बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया, गेट आउट कह दिया मुंबई करने इस दोनों बाप बेटे को। कुंडली मार करके बैठा हुआ था। तो आप देखिए कि 1100 स्कूल, प्राइमरी और मिडिल, माध्यमिक स्कूल, इस दोनों के संचालन की जिम्मेदारी मुंबई पर है, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर है। रोड बनाने की जिम्मेदारी, सड़क बनाने की जिम्मेदारी और पुल बनाने की जिम्मेदारी ये कॉरपोरेशन पर है। बिजली की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन पे है, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन पर है। तो आप इसीलिए आप सोचिए कि गोवा से अधिक बड़ा बजट है, सिक्किम से बड़ा बजट है, अरुणाचल प्रदेश से बड़ा बजट है, एक एक स्टेट से बड़ा बजट है मुंबई महानगर पालिका का। और इसीलिए ये दोनों बाप बेटा सोचता था कि कहीं कोई परभनी ले ले, कोल्हापुर ले ले, सोलापुर ले ले, अकोला ले ले, नागपुर ले ले, पुणे ले ले, सब ले ले, मुंबई दे दे। मित्रों, हैरानगी की कल खबर आई, 151 में से 102 सीट नागपुर में भारतीय जनता पार्टी को और 6-7 सीट शिवसेना शिंदे को। शरद पवार की एनसीपी कहां गई पता नहीं। कांग्रेस पार्टी 13-14 सीट लाई है वहां पे, कहां गई? वहां पर 13-14 नहीं, लगभग 20-25-40 के आसपास का सीट है वहां पे नागपुर में। तो खत्म। पुणे में भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल रही है, कोल्हापुर में, सोलापुर में, अरे 29 में से 26, सीधा सीधी ऐसे समझिए, 29 में से 26 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में
भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल रही है। और पिता पुत्र तो पहले ही खत्म हो गए। तो शरद पवार जो इनके सलाहकार बने थे, शरद पवार, वही करप्शन प्लस करप्शन प्लस करप्शन वाले, वो शरद पवार भी बाहर हो गए। अब इनका भी कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। मुंबई में जो बॉलीवुड था, मुंबई में जो बॉलीवुड और लैंड और सब चीज का जो घालमेल चल रहा था, ड्रग, अवैध बार आज भी चल रहे हैं मुंबई में। आज भी इन माफियाओं के अवैध बार अब इक्के दुक्के चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। एक जमाने में अवैध बार का इन्होंने तांडव कर दिया जब ये इनकी सत्ता थी और कांग्रेस की सरकार सत्ता थी। कांग्रेस के साथ हॉबनॉबिंग करके बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति चमकाई थी और वो हिंदू हृदय सम्राट तो बने, लेकिन दोस्ताना बड़ा अच्छा रहा उनका, सबके साथ दोस्ती निभाते रहे और उन्होंने अपना अंपायर खड़ा कर लिया। लेकिन बाला साहब ठाकरे को मालूम नहीं था कि एक दिन उनका ही पुत्र, उनका ही पोता, उनका ही भतीजा उनकी पार्टी की लुटिया डुबो देगा। अब 1100 स्कूल पर कोई कब्जा नहीं, इतने बड़े ट्रांसपोर्ट फ्लीट पर कोई कब्जा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के इस पे कोई कब्जा नहीं। क्रेडिट सोसाइटी का मैंने आपको बताया था, वो ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड था और इलेक्ट्रिसिटी वालों से। वो क्रेडिट सोसाइटी में खत्म, ये दोनों भाई फिर भी साथ ला करके लड़े थे, खत्म हो गए थे। क्रेडिट सोसाइटी से ही इनकी हार शुरू हो गई थी। क्रेडिट सोसाइटी का जो इलेक्शन हुआ तो उसमें 0 सीट आया था। क्रेडिट सोसाइटी के अपने यूनियन के जो लोग थे उनको सीटें मिली थी और फिर भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों को भी मिली थी, 7 सीटें आई थी। उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इन दोनों पिता पुत्र की पार्टी को खत्म, पिता पुत्र और भाई, तो ब्रदर्स का खेल खत्म। इन्होंने नया शुरू किया था ठाकरे ब्रांड, ये मार्केटिंग करने वाले थे ना, राजनीति से कोई मतलब नहीं, ब्रांडिंग मैन थे। ठाकरे ब्रांड बनाया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ठाकरे बैंड का कोई मतलब नहीं है, वो बैंड बजाएगा। वो ब्रांड नहीं है, वो बैंड हो गया है। ठाकरे इज नो मोर ए ब्रांड, रादर ए बैंड। अब वो बैंड बजाए और तुरही लेकर के बाहर निकले, अलग अलग शादियों में जाए, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। हाँ, भ्रष्टाचार, अब जो मैं आ रहा हूं असली बात पर, अभी तो आना है। कल तक जो हफ्ता वसूली से इन्होंने मिल्कियत बनाई है ना, साम्राज्य बनाया है भ्रष्टाचार का, उस हफ्ता वसूली पर अब डंडा चलेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑन होंगे। मीठी नदी के भ्रष्टाचार में, सड़कों के भ्रष्टाचार में, कोविड के दौरान सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार में, और इन सब की तो इंक्वायरी अब शुरू हो गई। अब इनको चढ़ावा लेकर के सरकार के पास, देखिए साहब, किसी की भी सरकार हो वो भी भ्रष्टाचार तो करती है। मुझे नहीं मालूम कि देवा भाऊ की सरकार क्या करेगी, मैं नहीं ना, लेकिन चढ़ावा अब इससे लिया जाएगा। माए बाप मुझे बचा लो, और इनको चढ़ावा देना ही पड़ेगा। तो अब WEF से बोलेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों से बोलेंगे कि भैया हमने आपको मदद किया था कोविड के दौरान, तो कुछ पैसे दीजिए, देव भाव को देना है। देव भाव लेंगे कि नहीं लेंगे मुझे नहीं मालूम। देव भाव के नाम पर नीचे वाले ले लेंगे, नीचे वाले के नाम पर कोई और नीचे वाले लेंगे। अब तो ये हालत होगी कि एक पुलिस कांस्टेबल, इंस्पेक्टर छोड़ दीजिए साहब, कांस्टेबल भी इनसे सैकड़ों करोड़ वसूल सकता है, करोड़ों में वसूल सकता है। भ्रष्टाचार तो भाई सर्वमान्य है, उसको हम आप पचा चुके हैं। भ्रष्टाचार कोई विषय रह नहीं गया है, सरकार बदल जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनको चढ़ावा लेकर के जाना पड़ेगा, कांस्टेबल महोदय को ढूंढना पड़ेगा कि मलवानी का कौन है। हो सकता है शैलेंद्र नगरकर खुद जेल चले जाए, लेकिन शैलेंद्र नगरकर बोले कि साहब हम तो अब बहुत ज्यादा पैसा लेंगे, इतने में काम नहीं बनेगा, क्योंकि शैलेंद्र नगरकर अभी जेल जाने की कगार पर है। 20 तारीख को जेल जाएगा और कल हम आपको एक विशेष बातचीत भी सुनाएंगे माननीय नीलेश जी के साथ, वक्त रहा तो उसका क्या डेवलपमेंट है ये भी बताएंगे। लेकिन अभी हफ्ता देने के लिए अब ये दोनों पिता पुत्र कमर कस रहा है कि पता नहीं किस केस में कितने पैसे की मांग होगी। रोड के घोटाले में उसमें कितना मांगेगा, मीठी नदी के घोटाले में कौन देगा। अच्छा, अब उनके जो दोस्त हैं
डिनो मौर्य को भी कहा जाएगा चलो भाई इधर आओ। डिनो मौर्य के जो दोस्त हैं सूरज पंचोली को भी घेरा जाएगा, और उनके जो दोस्त हैं रिया चक्रवर्ती, उनको भी पकड़ा जाएगा। कहो भाई पैसा का इंतजाम करो, अपने बिलियनर दोस्त को बोलो पैसा दो यार, नहीं तो मुझे वो जेल भेजेगा। दिशा के केस में तो जेल जाएगा ही जाएगा, रोड के घोटाले में जाएगा, कोविड के दौरान हुए घोटाले में जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है हम किसी को फंसाते नहीं है और हम किसी को बचाते नहीं है, कानून अपना काम करेगा। कोर्ट का जो आदेश आएगा, पुलिस जो इंक्वायरी करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। देवा भाऊ बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन है, और खुद देवा भाऊ ने कहा कि साहब मुझे स्मार्ट इन लोगों ने बना दिया, मैं था नहीं ऐसा, मैं तो नाक के सीधे चलने वाला व्यक्ति था, स्ट्रेट सोचता था, गलत गलत है सही सही है ऐसा सोचता था। अब गलत को भी गलत बोलने के लिए मैं 100 बार सोचता हूं कि गलत कहूं या ना कहूं, और सही को भी सही बोलने में 100 बार सोचता हूं कि सही बोलूं या ना बोलूं, या कब बोलना है सही, कब चुप रह जाना है, ये जानते हुए कि भी सही है अब भी चुप रहा हूं। देवा भाऊ को मालूम है कि क्यूबाइब नेटवर्क लगातार कैंपेन कर रहा है दिशा सालियान के लिए, सुशांत सिंह के लिए, और भी एक हमारे साथी टेलीविजन चैनल वाले कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं वो भी। तो इनको मालूम है कि वो चैनल वाले भी, क्यूबाइब वाले भी, सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, सही बात उठा रहे हैं, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं, मौन साधे हुए हैं। इसी 15-16 जनवरी का इंतजार कर रहे थे असल में, कि ये एक बार मामला सेटल हो जाए, जरा इनका जो इनकम का जो स्रोत है उसके ऊपर हमला किया जाए। आज अगर सतीश सालियान पाई पाई के लिए मोहताज है ना, वो दिन आ गया है ठाकरे जब तुम पाई पाई के लिए मोहताज होगे। दिशा और सुशांत की आत्मा तुमसे बदला लेकर रहेगी। कंगना रनौत की बद्दुआ तो लगेगी ही लगेगी, ऐसे सैकड़ों लोगों की बद्दुआ लगेगी। उस सचिन बाजे ने जिस प्रकार से एक जर्नलिस्ट को, एक संपादक को जिस तरह से घसीटा था ना, दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। ठाकरे पालघर में जिस तरह से साधुओं पर हमला करवाया तुमने, बीभत्स मृत्यु को वर्ण करने के लिए छोड़ा तुमने, और फिर कोई कार्रवाई नहीं किया तुमने, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे, भाईजान के साथ दोस्ती निभाते रहे, भाईजान के बॉडीगार्ड सेरा के साथ हॉबनॉबिंग करते रहे ना, उस वक्त तो तुम्हारा सिकंदर बड़ा मजबूत था। और आज मैं कहना चाहता हूं, मैं माननीय शंकराचार्य को, आपको याद होगा, हमारे जो दर्शक हैं उनकी अगर स्मृति है तो याद कीजिए वो मेरा शो जिसमें मैंने शंकराचार्य जी को चुनौती दी थी। ये जो जोशीमठ के शंकराचार्य जी हैं, मैंने चुनौती दी थी। हालांकि मुझे बहुत खुशी है कि माननीय शंकराचार्य जी ने, मैं अगर गुस्से में कुछ ज्यादती हो गई होगी तो मैं माफी भी मांगता हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय शंकराचार्य जी ने खुद को करेक्ट किया और उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये फर्जी आदमी, एक क्रिमिनल आदमी के समर्थन में हमारे जो दलाल हैं वो हमको लेके चले गए थे, क्योंकि उनको तो कुछ मालूम नहीं था बेचारे को। शंकराचार्य को क्या मालूम ये कौन है उद्धव ठाकरे और कौन है आदित्य ठाकरे। भाई इतना ही जानते थे कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, लेकिन इनका रिश्ता ये खान ब्रदर्स के साथ क्या चल रहा है, ड्रग कार्टेल के साथ क्या चल रहा है, ये बेचारों को कहां से मालूम। हाँ, टीवी वगैरह देखते होंगे तो उनको मालूम होता होगा, लेकिन इनके दलालों ने जाकर के बोल दिया होगा कि नहीं नहीं शंकराचार्य जी, वो टीवी वाले तो ऐसे ही झूठे बोलते हैं, वो तो झूठ का नैरेटिव बोलते हैं, टीवी वाले तो पैसे के लिए काम करते हैं, ये भी चला देंगे। आपको पता है ना, पत्रकार पैसे के लिए काम करते हैं। तो ये सब बोल करके शंकराचार्य जी को भी गुमराह किया। लेकिन जोशी मठ के शंकराचार्य जी जो मिलने के लिए गए थे इनसे, ये दोनों पिता पुत्र से, और कहा था कि हम आपको कुर्सी दिलवाएंगे, उसी दिन हमने चुनौती दी थी कि एक तरफ आपकी धर्मपरायणता और एक तरफ क्यूबाइब नेटवर्क की धर्मपरायणता, देखते हैं विजयी कौन होता है। क्या क्यूबाइब नेटवर्क अधर्मी है? धर्म की ठेकेदारी सिर्फ शंकराचार्य ने लिया है? नहीं हो सकता है। और हमने चुनौती दी थी कि शंकराचार्य जी, आप असत्य के साथ, अन्यायी के साथ, अत्याचारी के साथ खड़े हो रहे हैं। क्यूबाइब नेटवर्क अत्याचारी और अन्याय के खिलाफ खड़ा है, और इसमें अगर स्वयं शिव भी आएंगे तो क्यूबाइब नेटवर्क मुकाबला करेगा। और स्वयं शिव ने देखा, स्वयं विष्णु ने देखा,
स्वयं महेश ने भी देखा कि नहीं, क्यूबाइब नेटवर्क सही बोल रहा है और हमारे जो भक्त हैं, ये किसी गलत रास्ते पर चले गए हैं। रास्ता हमारे शंकराचार्य ने बदल लिया। उनको पता चल गया कि ये माफियाओं का गैंग मुंबई में ऑपरेट कर रहा है और हमको गलत फीड दे करके हमको यहां भेजा था। तो मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूं अपने शंकराचार्य महोदय का, और मैं विनम्रता से माफी भी मांगता हूं कि उस दिन अगर मैंने आपको गुस्से में कुछ कह दिया हो तो मैं माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपको जानकारी बिल्कुल नहीं थी। आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे या उनके जो दलाल होंगे, वो आपको कंफ्यूज किया होगा, आपको गुमराह किया होगा। लेकिन आप देर से आए, दुरुस्त आए, और आपने स्वीकार किया, और उसके बाद फिर दोबारा कभी इस दोनों बाप बेटे के रक्षार्थ खड़े नहीं हुए। और ये जो ड्रग माफिया है बॉलीवुड का, उसके रक्षार्थ आप खड़े नहीं हुए, ये बहुत अच्छी बात है। आखिरकार हमारे शंकराचार्य महोदय को भी, और ये तो मैं तो उनको जगत गुरु कहता हूं, अब मुझे नहीं मालूम, मैं पात्रता के ऊपर सवाल नहीं, लेकिन मैं मान लिया तो मान लिया, समर्पण कर दिया तो कर दिया कि हमारे जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने भी खुद को करेक्ट किया और वो धर्म के रास्ते पर चलने को तैयार हुए, और उनको पता चला कि ये पिता पुत्र किस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को लूटने खसूटने के लिए सिर्फ काम करता है, और इसलिए गुंडागर्दी करता है। क्योंकि क्योंकि ये जो पिता पुत्र है, इसको यहां माया नगरी दिखाई पड़ती है, और माया नगरी अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। और उसी बाजार के सहारे सिर्फ खाली मुंबई का लैंड, मुंबई का ट्रांसपोर्ट, मुंबई का स्कूल, मुंबई का हॉस्पिटल, मुंबई के डिस्पेंसरी नहीं, मुंबई का रोड, मुंबई का ब्रिज नहीं, उसके बहाने जो माया नगरी का बाजार होता है ना, उस पर बड़ा, अब आप भाई वहां पर कोई माया नगरी के जो एक्टर्स हैं, वो इनसे कैसे बगावत लेते, क्योंकि ये वहां पर लैंड पर कब्जा था, ट्रांसपोर्ट पर कब्जा था, स्कूल पर कब्जा था, हेल्थ पर कब्जा था, हर चीज पर तो इनका कब्जा था, लैंड पर कब्जा था। तो इनसे दुश्मनी ले नहीं सकते थे, तो लोग इनकी खातिरदारी करते रहते थे। अब वो खातिरदारी खत्म, वो धंधा खत्म, धंधा मंदा नहीं, बंद। और हफ्ता अब ये नहीं असूलेगा, इसे चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा अगर ये खुद को बचाना चाहते हैं। तो तो बस इंतजार कीजिए उस दिन का, 20 जनवरी का। वो भी दिन आएगा जब हम और आप उत्साह से भरेंगे, उत्साह से नहीं, अत्याचारी और अन्यायी को प्रकृति सजा देती है, ये सत्य एक बार विजयी होगा। हम इन्हें प्रताड़ित करके, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन असत्य के साथ सत्य को जिस तरह से इन्होंने तोड़ा है, अन्याय को जिस तरह से इन्होंने बढ़ावा दिया, और आज भी कुछ बिके हुए दलाल पत्रकारों के सहारे ये चलते हैं, हमें उम्मीद है मित्रों कि वो दलाल पत्रकार अब सचेत हो जाएंगे, वरना ये देश उन्हें भी माफ नहीं करेगा। न्याय शुरू हो गया है, न्याय मिल गया है, दिशा और सुशांत की आत्मा को न्याय मिल चुका है। अब तो औपचारिकता बाकी है अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।